राहुल जी, आवाज आ रही है हमारी? राहुल जी, आवाज आ रही है हमारी? राहुल जी, स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है? हेलो ये आवाज हमारी आ रही है? स्क्रीन ये शेयर हो रहा है आपको? सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं राहुल जी? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हाँ, ठीक है। तो अभी कहाँ, गांव में हैं, कहाँ पे हैं? अभी मैं कॉलेज आ गया सर, आज ही आया हूँ ज्वाइन अच्छा, किया। आ गए हैं, तब तो बहुत अच्छा है। ये आज मैं लेक्चर ले रहा था, वही प्रोजेक्ट के बारे में ले रहा था, तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि प्रोजेक्ट में कैसा क्या होता है। तो वो सप्लाई चेन पे ही बेस्ड था। तो आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है यही आपका आपका प्रोजेक्ट का रहेगा। तो इसमें जो फाइनल ईयर के बच्चे जी हैं जी। वो भी अभी आ तो रहे हैं। तो मैं आपको हाँ हाँ। बताना शुरू कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या, मतलब जो रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चाहिए, जो आपको थेसिस है वो क्या क्या चाहिए, है ना। पहले तो आप आ गए हैं, है ना। तो आ गए हैं तो सबसे पहले तो आप लिटरेचर प्रिंट कीजिए। जी जी। जो लिटरेचर मैंने भेजा है ना थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का, जी सर। तो उसमें आपको वो बोल भी रहे थे कि मेरा लिटरेचर सर रिव्यू। मेरा फोर्थ पार्टी था, सिंधु सर का थर्ड पार्टी था। हाँ, फोर्थ पीएल था आपका। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स में आप वो बोल भी रहे थे कि लिटरेचर रिव्यू नहीं किया हुआ है। तो बीटेक लेवल में तो कम से कम 50 जो है आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। तो आपका एमटेक लेवल है, तो जहां तक हो उससे ज्यादा जो है आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए और उसका प्रिंट निकालिए और उसका 2 कॉपी बनाइए, है ना। क्या है कि अब जो है मामला आपका जो है बड़ा गंभीर है, क्योंकि आपका नहीं होने पे हमें भी दुख होगा, इसलिए आप 2 कॉपी उसको निकालिए। और ये सर सर रिजल्ट में उन्होंने मुझे फेल कर दिया है। रिजल्ट पता चल गया है आपको? हाँ, वो रिजल्ट में उन्होंने फेल कर दिया है, मेरे को 65 या 64 नंबर दिया है। देखा तो आपको आपको मैं बोल ही रहा था कि वो कह रहे हैं, तो जो है मैं तो पहले ही आपको आपको बोल रहा था, तो आपको मैंने पहले ही आगाह कर दिया था। तो इसीलिए आप जी दोबारा उसको बनाइए और उसको आप जो है उतना लिबरली मत लीजिए, और जो है आप कुछ मीटिंग कीजिए हमसे, जूम मीटिंग ही कीजिए। जी और दूसरा, आप पहले आप उसका जितने लिटरेचर दिए हुए हैं ना, तो जितने हाँ। एक लिटरेचर चीज दिए हुए हैं सर। वो सारा लिटरेचर आप 2 कॉपी प्रिंट कीजिए और जी 1 कॉपी प्रिंट हमारे पास पहुंचाइए, हमारे घर पे। कब पहुंचाएंगे बताइए? जी। कब पहुंचाएंगे? ठीक है सर, मैं उसको पहुंचा दूंगा। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे सर आपसे। हाँ, पहला बताइए। ये चीज है कि सर अगर मान लीजिए कि मेरा अब वो मुझे फेल कर दिए हैं, तो अब मेरा पेपर जो होगा वो 2021 के जून में होगा, राइट सर? नहीं, अब अभी कब तो होगा होगा नहीं। इसकी जानकारी आपको सिंधु सर ही जो है पता करके देंगे, क्योंकि वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का काम है, वो जो है। अच्छा ठीक है सर। तो वो आपको पता करके देंगे। तो आप इसलिए इस बार रोबस्ट थेसिस बनाइए और उसको जो है मैं भी आपका जो है श्योर नहीं हूं। पहले आप जो है पहले लिटरेचर रिव्यू पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। लिटरेचर रिव्यू जी। 2 पॉइंट व्यू से, एक तो प्रॉब्लम के पॉइंट व्यू दूसरा से। चीज। हाँ हाँ, बताइए। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ सर कि क्या मैं अपना ये मैं टॉपिक चेंज कर सकता हूँ? काफी इजी टॉपिक, जैसे सिंधु सर ने थर्ड पार्टी से मैंने बिना कुछ बताए सीधे वो ईडीएम उठा के दे दिए थे। मैं ये चीजें मेरे पास थी, देखिए, मैंने कहा नहीं टॉपिक मैं आप नहीं कोई भी देखूंगा। ले सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो उसने फॉल्ट बताया है उसका भी फॉल्ट कहना सही था कि आपका लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट नहीं है। और
दूसरा, आपका मेथोडोलॉजी कोई आपने अडॉप्ट नहीं किया था, कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट नहीं किया था, आपने डाटा एनालिसिस नहीं किया था, आपने फाइंडिंग्स नहीं निकाले हैं, आपने रिकमेंडेशंस नहीं निकाले हैं, आपने कंक्लूजन नहीं निकाले हैं। तो जो है वो ऐसे वो इसीलिए मैं भी जो है कुछ नहीं बोला। वो बोला नहीं कि आपको ये डिप्लोमा लेवल का है, बोल रहा था ना वो कि ये डिप्लोमा लेवल का। ठीक है, उन्हें मैंने उनसे इसलिए नहीं बोला कि बात कहीं बिगड़ जाएगी, एक्सटर्नल है, हाँ, बट अब मतलब एक बार उनको एटलीस्ट चांस तो देना चाहिए था कि भाई तुम अपना पीपीटी बना के मुझे दे दो। हाँ, ऑलरेडी मेरा पैरालिज्म अब मैंने ये तो बोला था कि आप मिल लीजिए, कहिए कि मैं जो आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं मैं जो है 1 महीने में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में लाके जो उसको जमा कर दूंगा। मैं तो यही तो आपको मैं बताया था वो तो। हाँ, पर उनसे गया तो उन्होंने कहा कि आप उनसे मिलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, तो आप मनोज सर को बोलिए, मनोज सर बात करेंगे उनसे। नहीं, वो मान नहीं रहे थे ना, तो इसीलिए तो मैं आपको बताया था। वो वाईएमसीए के हैं, तो देखिए प्राइवेट में रहता है ना कि प्राइवेट में आदमी कुछ थोड़ा सोचता है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है। बात है नहीं समझ में? तो यही है। तो उसमें सर कहने वाली बात होती है, 2015 जब मैं सत्यु दर्शन में था, ये आए थे बन के उस टाइम। इन्होंने मुझे कहा था कि बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप नौकरी करके पढ़ाई कर रहे हो, और हाँ, हाँ, मेरे से जो मदद हो सकती है मैं हाँ, करूंगा। वो 5 साल हाँ, पहले की बात थी, मैंने नहीं कहा उनसे। मिश्रा जी से मैं अच्छा, बहुत पहले 2015 में मिल चुका हूँ। ये सत्यु दर्शन में बन के आए थे, बीटेक अच्छा, का वाइवा अच्छा, लेने के अच्छा, लिए। अच्छा, 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 उस टाइम एमडीयू से हुआ करते थे सारे कॉलेज, वाईएमसी से नहीं होता था। बट एक हाँ, हमारे हाँ, यहाँ फैकल्टी थे कैलाश अत्री जी, वो पीएचडी इनके अंडर कर रहे थे, तो इनको बुलाया था उन्होंने। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं, ठीक है, जो भी है। तो तो अभी जो है आप जो है काम बिल्कुल शुरू कर लीजिए। बेटर है आप जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और कमिंग संडे या फिर जो है जब भी आपको फुर्सत मिले, आप जो पहले हमको लिटरेचर रिव्यू एश्योर कीजिए, 1 कॉपी हमें जमा जी नहीं, कीजिए। मुझे और अगर थोड़ा सा भी, अगर है? सर मुझे थोड़ा सा भी मुझे हिंट मिल गया होता ना कि ऐसी स्थिति है या आप टॉपिक चेंज कर सकते हो, तो मैं अपने कॉलेज का उठा के, जैसे उन्होंने दिया वैसे उठा के मैं दे देता, मैं भी टॉपिक पास कुछ हो भी ले जाता। सकते हैं, अभी भी कुछ भी ले सकते हैं। अब वो कोई बॉन्डेज नहीं है। वो तो हाँ हाँ हमने इसीलिए दिया था कि वो नया चीज है, उसमें थोड़ा सा भी आप काम करेंगे तो वो जो है आपको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप सिर्फ डिफिनेशन में फंस के रह गए ना, उसी से आपको प्रॉब्लम हुआ। तो ठीक है, तो आपसे फिर बाद में बात करेंगे। फिर जो है अभी जी और एक लड़के ज्वाइन कर लिए हैं फाइनल ईयर के, तो उसमें जो आपको जी। बनाना है, मैं टेबल ऑफ कंटेंट यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पहले हाँ हाँ एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, फिर डेडिकेशन, जी। फिर लिस्ट ऑफ द टेबल, लिस्ट ऑफ द फिगर्स, देन इंट्रोडक्शन। फिर चैप्टर 2 में ये आपको सप्लाई चेन रिस्क इन इंडिया पे किया हुआ है, ये आपको टॉपिक है, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया एन एम्पिरिकल स्टडी। तो जो उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या रहना चाहिए, वो मैं आपको क्लियर आपको यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट में पहला चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होगा, चैप्टर 2 में सम बैकग्राउंड इन इंडिया, इंडिया के बारे में बैकग्राउंड है, द राइज ऑफ द इंडिया, व्हाई सोर्स ओवरसीज, 8 आर्गुमेंट ऑफ द ग्लोबल सर्चिंग, फर्दर आर्गुमेंट ऑफ सोर्सिंग इन इंडिया। चैप्टर 3 में लिटरेचर रिव्यू रहेगा एंड करंट नॉलेज रहेगा। इसमें 5 साल के जो करंट पेपर हैं वो आपको रिग्रेस स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें क्या दिया हुआ है। आप 2020 चल रहा है तो 2015 से लेके 2020 तक का सारे पेपर आपको यहाँ पे आपको करंट नॉलेज में आपको छानबीन करना पड़ेगा। और बीटेक के लिए जो है आपको कम से कम 50 चाहिए, और एमटेक के लिए आपको कम से कम 100 चाहिए, और पीएचडी के लिए 200। मैं आपको टेबल आपको क्लियरली आपको बता देता हूं। तो उसमें इसमें आपको जो लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, देखिए जो टॉपिक किया हुआ है उसमें उसने दिया हुआ है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे पहले इसने किया है, फिर सप्लाई चेन रिस्क पे किया है, टॉपिक इसका सप्लाई चेन रिस्क है। स्टेज 1 में रिस्क में किया है, स्टेप 2 में सप्लाई चेन रिस्क में किया है, स्टेज 3 में सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट में किया है। ये इसमें इन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है। दूसरा, फिर इसने मैपिंग किया है, आइडेंटिफिकेशन किया है, फिर नेचुरल डिजास्टर पे इन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया है, मैन मेड डिजास्टर पे इसने लिटरेचर रिव्यू किया है, टेररिज्म पे
लिटरेचर रिव्यू किया है, रिस्क टेक्सोनोमी एंड इंडिया पे किया हुआ है, फिर असेसमेंट किया है, फिर उसने मिटिगेशन किया है, फिर इंप्रूविंग किया है। ये आपको चैप्टर 3 में लिटरेचर रिव्यू में आपका कवर होता है ना। इतनी सारी चीजें टॉपिक पे उसने आपको लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है। चैप्टर 4 में आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी ये आपको बताना पड़ेगा, जो आपका जो एमटेक का थीसिस था उसमें नहीं था। ये मेथोडोलॉजी आपका, उसमें आपको कोई मेथोडोलॉजी आपको मैं बोला था कि एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस ले लीजिए, वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कल मैंने 5-6 मेथोडोलॉजी का डिस्कस किया था बच्चों के साथ में, एंटी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, स्वार्म इंटेलिजेंस, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 5-6 मेथोडोलॉजी है ना। जेनेटिक एल्गोरिथम ले सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क ले सकते हैं, ये सारा भी आप ले सकते हैं, ये करंट मेथोडोलॉजी है। तो ये चैप्टर 4 में रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको डील करना पड़ेगा। क्यों जो है आप इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं, इसका क्या सेंस और मेथोडोलॉजी आपने क्या अडॉप्ट किया है, सैंपल क्या अडॉप्ट किया है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट आपने किया है। उसके बाद जो है आपको फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च ये आपको बताना पड़ेगा कि आपको इसमें फाइंडिंग क्या क्या हुआ, समरी ऑफ द रिजल्ट आपको ये निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसरप्शन, इम्पैक्ट ऑफ द डिसरप्शन, सप्लाई चेन रिस्क पे है, ऑफ द डिसरप्शन, मिटिगेशन ऑफ द डिसरप्शन, एक्सपेक्टेड डिसरप्शन, फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये आपको करना पड़ेगा। ग्रुप कंपैरिजंस आपको करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स ये आपने निकाला हुआ है। फिर चैप्टर 6 में डिस्कशन ऑफ द फाइंडिंग्स, ये आपको फाइंडिंग्स का क्या क्या आपको मिला, रिसर्च करने के बाद आपको क्या मिला ये आपको बताना पड़ेगा। आपने जो इंस्ट्रूमेंट किया, डाटा एनालिसिस किया, उससे क्या मिला ये देखिए। टेबल कम से कम आपको 25 टेबल आपको रहना पड़ेगा एमटेक में, और 10 टेबल एमटेक में रहना चाहिए। और फिगर भी जो है आपको 20 फिगर आपको एमटेक में, और कम से कम 10 फिगर आपको बीटेक लेवल में आपको होना चाहिए। इसमें डाटा एनालिसिस में फिगर काउंटिंग है पूरा, मैं आपको बता दिया। एमटेक के लिए 20 फिगर, बीटेक के लिए 10 फिगर, और पीएचडी के लिए कम से कम 50-60 फिगर होने चाहिए थीसिस में। क्लियर कट है। टेबल भी आपको एमटेक के लिए 20 टेबल, बीटेक के लिए 10 टेबल, और पीएचडी के लिए 40-50 टेबल आपको होना चाहिए। ये पूरा आपको क्लियर है। तो डिस्कशन ऑफ द फाइंडिंग्स में आपके रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस निकला है उसके बारे में आपको डिस्कशन है। कंट्रीब्यूशन क्या निकला है उसके बारे में डिस्कशन है। लिमिटेशंस ऑफ द वर्क क्या निकला है उसके बारे में डिस्कशन है। फिर आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं, रिकमेंडेशन क्या देते हैं उसके बारे में है। रेफरेंसेस आपको देना पड़ेगा। देखिए यहां पर आपको रेफरेंसेस यहां 15 पेज का है। देखिए 171 से 186 15 पेज का रेफरेंसेस है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 200-300-400 इसने रेफरेंस डाला हुआ है। मैं आपको इस थीसिस का मैं आपको दिखाता हूं। फिर कॉपी ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, अपेंडिक्स में सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया ये आपको दिखाया है। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द मैन-मेड डिजास्टर्स इन इंडिया ये आपको दिखाया है। समरी ऑफ द रिस्पॉन्सेस ऑफ द प्रोफाइल क्वेश्चंस ये आपको दिखाया है ना। तो ये इसमें आपको दिया हुआ है। टेबल देखिए यहां पर आपको दिखाया हुआ है कितने टेबल्स हैं, लिस्ट ऑफ द टेबल्स ये आपको बनाना पड़ेगा। देखिए टोटल टेबल आप काउंट कीजिए, 37 टेबल्स हैं। 37 टेबल्स हैं इसमें, तो कम से कम 20 टेबल तो होना ही चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 20 टेबल आपको हर एक तरह का डाटा का, देखिए सभी चीज यहां पे दिया हुआ है। डिफिनेशन ऑफ द सप्लाई चेन पे, डिफिनेशन ऑफ सोर्सिंग पे, डिफिनेशन ऑफ रिस्क पे, सबका टेबल का नाम आपको दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ द टेबल, इंडियन डिजास्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, एग्जांपल रिलेवेंट टू इंडिया, हाउ रिसेंट सर्वे रैंक्ड रिसोर्सेज इन द डिसेप्शन, रिस्पॉन्सेस इसमें आपको दिया हुआ है ना। तो एक्सपेक्टेड डिसेप्शन बाय द रैंक, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप ये आपको दिया हुआ है ना। तो फिर लिस्ट ऑफ द फिगर्स, इसमें आपको 4 फिगर आपको दिया हुआ है ना। तो जितना ज्यादा फिगर हो वो आपको जरूरी है। पहले आपको इंट्रोडक्शन देता है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कंपनी सोर्सिंग का, है ना।
ये आपको इंट्रोडक्शन पहले देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या थोड़ा सा काम होता है, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है ना। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, द डिजिटेशन विल सर्वे इंडियन सप्लाई चेन मैनेजर्स ऑन व्हाट स्पेसिफिक रिस्क दे इनकाउंटर, व्हाट इम्पैक्ट दिस रिस्क हैड ऑन देयर कंपनीज, व्हाट मिटिगेशन स्टेप्स मे बी व्हाट, एंड व्हाट स्पेसिफिक रिस्क they expect to experience in the future. We also check for the group differences. ये क्या किया हुआ है, ये क्लियर आपको यहाँ पर बताया गया है। The usefulness of this research cannot be overestimated so far, articles, news reports, ये सारा आपको बताया हुआ है। Literature on Indian supply chain describe poor infrastructure, bureaucratic delays, red tape and the prevalence of the corruption। देखिए यहाँ पे क्लियर बताया रहा है, इंडिया में करप्शन ज्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक डिले ज्यादा होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, ये आपको क्लियर यहाँ पे बता रहा है, जो है सही चीज जो है आपको बता रहा है। कंप्रिहेंसिव रिव्यू एंड लिटरेचर रिवील्स टू द नॉन एकेडमिक स्टडी दैट रिक्वायर द ग्राउंड प्रैक्टिशनर अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन सप्लाई चेन रिस्क इन इंडिया, ये आपको बता रहा है ना। नमस्कार जी। ये आपको क्लियर आपको बता रहा है, इसमें क्या आपको सिनेरियो है इंडिया का उसके बारे में बता रहा है, और जो सप्लाई चेन रिस्क के बारे में वो आपको क्लियरली बता रहा है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, द डिजिटेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलो, ए कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू आउटलाइंस अट्रैक्टिवनेस ऑफ सोर्सिंग इन इंडिया, डिफाइनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन रिस्क, discusses and what modern supply chain risk management encompasses. Thereafter, the attention will be on the thorough review and discussion of the Miami steps, mapping the supply chain, identify the relevant risk, assessing the probability and impact of the risk. ये सारा आपको दिया हुआ है ना। The research methodology and survey process are explained in the chapter 4, and the results are the revealed and discussed in the chapter 5 and 6. Chapter 7 is a concluding chapter that recaps the overall finding, makes some comments on the possible causality. ये आपको दिया हुआ है ना। तो 7 चैप्टर में आपको इसमें बांटा हुआ है। चैप्टर 2 में इंडिया का बैकग्राउंड, राइज ऑफ इंडिया के बारे में आपको दिया हुआ है ना। India is no longer an exotic destination for sourcing and procurement. Globalization move India closer in the many ways. ये आपको दिया हुआ है ना। तो इसके बारे में पहले इंडिया के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आपको दिया हुआ है। सिर्फ जो है आपको देखिए आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ अपस्ट्रीम फोकस ऑफ दिस डिजर्टेशन, कहां से कैसे क्या हुआ है, ये सारा आपको फर्स्ट टायर, सेकंड टायर का आपको आउटसोर्स, इनसोर्स, डोमेस्टिकली, नियर सोरिंग, ऑफ सोरिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ये आपको चैप्टर 1 है, वाई सोर्स ओवरसीज। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है इसने, क्यों जो है सोर्सिंग करेंगे, क्यों ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और दूसरा 8 आर्गुमेंट्स ऑफ द ग्लोबल सोर्सिंग, वो बता रहा है कि सोर्सिंग क्यों जरूरी है, सेव मनी, सोर्सिंग क्यों जो है करना है, उसके बारे में आपको बता रहा है। दूसरा गेन एक्सेस टू द फॉरेन मार्केट एंड द कस्टमर्स, ये आपको बता रहा है। ये सारा आपको डिटेल आपको यहाँ पर आपको बता रहा है। उसका फर्दर आर्गुमेंट्स फॉर सोर्सिंग इन इंडिया, इंडिया में सोर्सिंग का क्या जो है आर्गुमेंट्स है, उसके बारे में आपको देखिए। ये जो आपके साथ में लिटरेचर का ये आपको दिया हुआ है, ये देना आपको जरूरी है ना। प्राइमरी ड्राइवर टू इंडिया, इस तरह का आपको देना आपको जरूरी है जी। दूसरा लिटरेचर रिव्यू एंड द करंट नॉलेज, ये आपको बहुत जरूरी है। जो आपको वो क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें आप कम से कम 50-60 तो डालिए ही डालिए। देखिए इसमें डिफिनेशंस जो है आपको ऑथर का नाम डाला हुआ है, इसी तरह आपको भी नाम डालना चाहिए था, है ना। एक टेबल बना करके सारा जो 4PL का जितने भी आते हैं वो सारा आपको यहाँ पर आपको डालना चाहिए था, टेबल में डालना चाहिए था। ये सभी जगह देखिए इसमें आपको लिटरेचर दिया हुआ है। तो
कम से कम 50-60 लिटरेचर का तो रहना ही चाहिए, तभी वो माना जाएगा। देखिए डिफिनेशन ऑफ द आउटसोर्सिंग का आपको इसमें यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। इस तरह का टेबल आपका अगर बन जाता है, वो किसी भी तरह का थेसिस हो उसमें आपको लिटरेचर रिव्यू मांगता ही मांगता है। और तो ये आपको लिटरेचर रिव्यू हो गया। दूसरा देखिए डिफिनेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कितना लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है इसमें, बहुत ज्यादा लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है। तो इसी तरह का रिग्रेस लिटरेचर रिव्यू आप अपने थेसिस में कीजिए। देन द सप्लाई चेन रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क पे इसने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है। सप्लाई चेन रिस्क पे लिटरेचर रिव्यू किया उन्होंने किया हुआ है। देखिए डिफिनेशन ऑफ द रिस्क, एक साइड में डिफिनेशन दिया हुआ है, दूसरा ऑथर का नाम दिया हुआ है ना, दूसरा ऑथर का जो है नाम दिया हुआ है। तो ये सारे जो है आपको ऑथर के नाम दिए हुए हैं, उसका लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है ना। तो ये सारे देखिए आपका नाम दिए हुए हैं, लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है। तो इसमें लिटरेचर रिव्यू का कितना पेज है करीब अंदाज लगा लीजिए। देखिए लिटरेचर रिव्यू आपका दिया हुआ है, ये फिर सप्लाई चेन रिस्क पे दिया हुआ है, स्टेज 2 में आपको लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है ना। तो इस तरह के आपको जो है ऑथर का नाम जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा, और वो आपको करना पड़ेगा। ये ऑथर का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। देखिए यहां भी फिर जो आपको सप्लाई चेन रिस्क पे आपको लिटरेचर टेबल 6 टेबल उसने लिटरेचर रिव्यू में आपको दिया हुआ है। कितना रिग्रेस, टेबल 7 डिफिनेशन ऑफ द सप्लाई रिस्क, ये आपको दिया हुआ है ना। तो सभी जगह देखिए इसमें कितना जो है रिग्रेस लिटरेचर रिव्यू है। सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट पे भी आपको लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है ना। तो वही तो वो कह रहे थे कि आपका लिटरेचर रिव्यू क्लियर नहीं है, तो ये आपको टेबल 8 आ गया सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट पे। तो कितना ज्यादा लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, हर एंगल से किया हुआ है, जिससे कि पुराना और नया लिटरेचर वो सारा जो है आपको क्लियर हो जाए। दूसरा यहां पर उसने मेथोडोलॉजी लिया हुआ है, मियामी इज यूज्ड टू फ्रेमवर्क लेटर इन दिस थेसिस। ये उसने मियामी नाम दिया है। मियामी का मतलब है मैप सप्लाई नेटवर्क स्ट्रक्चर की मेजर्स ओनरशिप, आइडेंटिफाई रिस्क एंड इट्स करंट लोकेशन, assess risk, likelihood of occurrence, stages in the life cycle, exposure, likely triggers and likely loss, manage risk, develop risk position, develop scenario, form collaborative supply network risk strategy, implement supply network risk strategy। ये सारा जो है आपको दिया हुआ है। देन द मियामी टेम्पलेट, ये बताया हुआ है मैप का, आइडेंटिफाई का, एसेस का, मिटिगेट का, इम्प्रूव का। ये मेथोडोलॉजी 5 स्टेप मेथोडोलॉजी इन्होंने इंक्लूड किया है। सप्लाई चेन रिस्क पे 5 स्टेज मेथोडोलॉजी वो पूरा यूज किया हुआ है। देखिए आइडेंटिफिकेशन का कितना ज्यादा लिटरेचर रिव्यू के साथ में आपको करता जा रहा है ना। वेरियस बिजनेस इन्वायरमेंट इंडिसेस, ये इसमें दिखा रहा है, ईयर वाइज दिखा रहा है, इंडिया का दिखा रहा है, ये दूसरे कंट्री के साथ में सोर्स लेकर के बिजनेस करप्शन परसेप्शन कितना ज्यादा है वो दिखा रहा है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सभी चीज बता रहा है, कॉर्पोरेशन, हेरिटेज फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल से आपको बता रहा है। दूसरा इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेड जीडीपी पर कैपिटा, ये सभी कंट्री, एशियन कंट्री का बताया हुआ है। जीडीपी कितना जो है पर कैपिटा है ना, एक्सपेक्टेड पर कैपिटा, ये आपको बताया हुआ है। नेचुरल डिजास्टर्स जो इंडिया में होते हैं उसके बारे में आपको, नेचुरल डिजास्टर के बारे में वो आपको किया हुआ है। नेचुरल डिजास्टर कितनी इंडिया में कितने होते हैं, चाइना में कितने होते हैं, यूएसए में कितने होते हैं, इंडिया डिजास्टर कितना है, नेचुरल मैन मेड डिजास्टर, पॉपुलेशन, लैंड एरिया, जीडीपी, ये सारा कंपेरिजन किया हुआ है इसमें। मैन मेड डिजास्टर्स कितना है वो सारा इसमें आपको कंप्लेंट किया हुआ है। टेररिज्म कितना है वो आपको इसमें आपको क्लियर किया हुआ है।
रिस्क टैक्सोनॉमीज एंड इंडिया, ये आपको क्लियर किया हुआ है ना। सप्लाई रिस्क है, प्रोडक्शन रिस्क है, डिमांड रिस्क है, मिसलेनियस रिस्क है, ये सारे रिस्क को आपको बता रहा है। इंटरनल है, सर external- जी बताइए। एक चीज बताइए सर कि इसमें जो है मतलब हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, और इसमें मतलब देख रहा हूँ कि ये मतलब इंडिया के जीडीपी वगैरह से लेके सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखा है इसमें। हाँ, तो वो सप्लाई चेन का रिस्क मैनेजमेंट है ना, तो वो सारा चीज वो इसमें दिया हुआ है, वो सब टाइप दिया हुआ है। रिस्क एंड एग्जांपल्स ऑफ द रिलेवेंट टू इंडिया, ये कह तो रहा है। नेचुरल डिसास्टर है, मैन मेड डिसास्टर्स है, ये क्या क्या है देखिए। अर्थक्वेक आता है, टी सुनामी आता है, वाइंड स्टॉर्म आता है, फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, एपिडेमिक्स आता है, और मेन ओके ये सप्लाई चेन में रिस्क में आ जाएगा है ना। हाँ, ये सारा रिस्क में आ जाएगा वो। तो उसी को इसने सारा जो है किया हुआ है। कंट्रोलेबल है, सोर्स मेक है, लिटरेचर सोर्स कहाँ से लिया है ये इसने मेंशन किया है, एक्सटर्नल है, तो उस पे उसने बताया हुआ है ना। सिक्योरिटी पे बताया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल पे आपको बताया गया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको बताया गया है, ऑपरेशनल पे आपको बताया गया है। ये सारा देखिए पूरा क्लियर किया गया है इसने। ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या क्या आता है, जी असेसमेंट फिर आपको लिया गया है ना। पूरा इसमें आपको क्लियर कट आपको बताया हुआ है। वाइडली पब्लिसाइज्ड डिसास्टर, क्या क्या डिसास्टर हुआ था, डिसास्टर इंटरनल टू द सप्लाई चेन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिस्क, अंडरलाइंग द काउजेज एंड इंपैक्ट, ये सारा आपको बता रहा है। मल्टीपल टोयोटा ऑटो रिकॉल्स आर देयर ऑपरेशनल, ई कोलाई आउटब्रेक्स इन द जर्मनी, सभी के बारे में ये आपको बता रहा है। अंडरलाइंग द काउजेज, प्रोबेबिलिटी वर्सेस द इंपैक्ट ऑफ द डिसरप्शन, ये जॉन बता रहा है, जॉन को डिसाइड कर रहा है आई प्रोबेबिलिटी को। तो ये सारा उसका खुद का जो है बनाया हुआ है, खुद का जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजी। आप टॉपिक बदल भी सकते हैं, टॉपिक बदलना चाह रहे हैं, टॉपिक आप अपना अनुसार ले सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलेगा ना, हाँ आप वो ले सकते हैं। लेकिन वो दिक्कत है कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। ये एएचपी का मैंने आपको थेसिस भी भेजा हुआ है, हाउ रिसेंट सर्वे रैंक सोर्स ऑफ द डिसरप्शन, ये सारा सप्लाई चेन रेसिलियंस का आपको दिया हुआ है। टेबल 14 आपको बनाया हुआ है, टॉम फ्रैंक डिसरप्शन, कंसिक्वेंस ऑफ द डिसरप्शन, मार्केट क्वार्टरली। एएचपी रिलेटेड मैंने आपको थर्ड पार्टी का भेजा हुआ था, थेसिस भेजा हुआ है, वही चीज आपको फोर्थ पार्टी में लिंक करना है। पहले भी मैंने आपको दिया हुआ था, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का आपको दिया हुआ था। थर्ड पार्टी को सिर्फ आपको फोर्थ पार्टी में चेंज करना था, यही करना था, और आपको ज्यादा काम मैंने इसीलिए आसान दिया हुआ था। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी, देखिए अब इसका शुरू हुआ। देखिए सप्लाई चेन रिस्क पे, इंडिया सप्लाई चेन रिस्क पे किसने काम किया है, ये सारा वो आपको बता रहा है। इंपिरिकल रिसर्च स्टडी, इंपिरिकल रिसर्च स्टडी किसने किया हुआ है, सर्वे बेस्ड, वो उसमें बता रहा है। तो ये सब डेटा कहाँ से मिलेगा सर? ऐसे मतलब हमें टॉपिक गूगल में सर्च करना होगा या कहीं किसी न किसी पेपर में नहीं मिलता? नहीं, वो पेपर जो आप कलेक्ट किए हैं उसी का तो समरी है ना। जो पेपर आपने कलेक्ट किया है उसी का तो समरी है। ये कहां से डाटा लिया है, देखिए इसने मेंबर किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। आफ्टर ट्रेवलिंग द मुंबई एट द एंड ऑफ द फरवरी 2003 विजिटिंग द रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा इंडियन मर्चेंट चैम्बर, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ द इंडस्ट्री, यहां से आपको डाटा मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, तो यहां से इसने डाटा लिया हुआ है। तो मैंने केस स्टडी तो आपको दिया ही नहीं था, थ्योरेटिकल दिया हुआ था। क्वेश्चनियर इसने बनाए हैं, क्वेश्चनियर भी बनाना जरूरी है, लेकिन अगर हाइपोथेसिस बनाते हैं तो क्वेश्चनियर बनाना है आपको। तो सिर्फ मैंने
एक मैथमेटिकल टूल आपको लगाने बोला था कि एएचपी लगाइए और उसमें कुछ फिगर वगैरह बनाइए और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिलेक्शन का कर लीजिए। ये एएचपी डाटा इन्वेलपमेंट एनालिसिस भी ले सकते हैं, फजी एएचपी भी ले सकते हैं, फजी डीए भी ले सकते हैं, फजी डीए भी ले सकते हैं। तो वो फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च, ये सारा उसने बताया हुआ है चैप्टर 5 में, फाइंडिंग आपको बताया हुआ है ना। ये सारा फाइंडिंग आपको इसने आपको बताया हुआ है। सिंप्लीकेशन ऑफ द 7 वेरिएबल्स, ये सारा इसने आपको दिया हुआ है। व्हाट इज योर कंपनीज ओनरशिप, व्हाट इज योर कंपनीज जनरल सेक्टर। ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चनर सर्वे किया था, क्वेश्चनर सर्वे करके इसने आपको क्लियर किया हुआ है। फिर समरी ऑफ द रिजल्ट्स दिखाया गया है, फाइंडिंग रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसरप्शन, इंपैक्ट ऑफ द डिसरप्शन, सिवियरिटी ऑफ द डिसरप्शन, मिटिगेशन ऑफ द डिसरप्शन, एक्सपेक्टेड डिसरप्शन। इसके बारे में ये आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसरप्शन के बारे में बता रहा है ना जी। और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसरप्शन के बारे में आपको बता रहा है। क्लियर तो उसका सिंधु का जी का भी तो नहीं है, सिंधु जी का भी तो क्लियर नहीं था। नहीं, वो तो किसी बच्चे का उठा के वो दे दिए थे सर, मुझे पता भी नहीं था, नहीं तो मैं भी दे दिया होता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो अलाउ कर दिया था, मैं चूंकि इंटरनल था, हम बोले कि ठीक है, नहीं तो मैं तो कब से आपको बोल रहा हूँ कि एक रिसर्च पेपर जरूरी है, रिसर्च पेपर आपने एक लिख दीजिए, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई एग्जामिनर। आपका अगर रिसर्च पेपर होता तो मैं ओपी मिश्रा पे उखड़ जाता कि आप कैसे फेल करेंगे। रिसर्च पेपर एक आ जाने से ना, वो आपको मुहर लग जाती है, स्टाम्प लग जाती है कि वैलिड हो जाता है कि आपका थेसिस हो गया। उसका भी तो क्लियर नहीं है। वो भी थोड़ा तो मिस्टेक हो गया सर। हाँ, वो भी तो अभी भी कह रहा है कि मैं पेपर लिखूंगा सर, पेपर लिखूंगा। उनका भी तो क्लियर नहीं है। ये इम्पैक्ट ऑफ डिसरप्शन आपको दिया हुआ है। आप कुछ नहीं लिख रहे हैं सर, उनका रिजल्ट आ गया। हाँ, बस वही है, उनका आ गया, लेकिन उनका भी सही मायने में वो क्लियर नहीं है। बात नहीं समझ में। तो मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि आप इसको जो है, एक पेपर जो है आपको लिखिए, ये सारा जो है इसमें आपको फिगर बनाया हुआ है कि नहीं। तो ये मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, एक थेसिस का सप्लाई चेन डिसरप्शन का, सप्लायर प्रॉब्लम के बारे में, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्लो डिस्ट्रप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ब्यूरोक्रेसी ऑफ द रेड टेप के बारे में। तो आप दूसरे टॉपिक पे लीजिएगा तो वहां भी आपको करना पड़ेगा जी। तो आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पहले तो देखिए केस है पिलग्रिम, आपको चेक कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा जी। तो मैंने तो आपको सीधा दिया था कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का थेसिस मैंने दे दिया था आपको, और उसी को कहा कि मैंने आप इसमें फोर्थ पार्टी में कन्वर्ट कर दीजिए। मेथोडोलॉजी भी आपको दिया हुआ था। तो आपको जो नेक्स्ट मीटिंग होगा मैं आपको फिर रखता हूं, फिर आपको उसी प्रॉब्लम पे आपको फोर्थ पार्टी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पे ही मैं डिस्कस करता हूं, है ना। हाँ सर, अब अगले जो भी आपके पास मतलब ये थीसिस से रिलेटेड क्लासेस होंगे, प्लीज उसका लिंक मुझे दीजिएगा, ताकि मैं भी ज्वाइन करके थोड़ा बहुत मतलब स्टडी कर हाँ के नहीं अभी कंप्लीट करूं, क्योंकि देखिए अभी अभी जो है मेरी कल भी मैं लूंगा, क्लास लूंगा। तो कल मैं आपको एक काम करूंगा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में जो है ना, उसी में आपको ले लूंगा। तो उससे आप कोई भी सर, अगर डिसर्टेशन वाला कोई भी क्लास चले ना सर, तो आप उसमें नहीं, कल मैं लूंगा, कल मैं लूंगा, क्योंकि बच्चे को जो है मैंने टाइम दिया हुआ है कि उनको भी प्रोजेक्ट करना है। कोई बच्चा कर नहीं रहा है, और एग्जामिनर फिर वही आएगा, आपको YMCA ही आएगा। ये फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, आपको ग्रुप कंपनीजन, ये सारा इसमें दिया हुआ है जी। तो ठीक है सर, तो मैं फोर्थ पार्टी पे ही काम करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर काम करना है तो किसी पे भी करो तो करना ही पड़ेगा। अगर हाँ, वो मार करना के ही दे देना पड़ेगा। तो फिर तो आदमी कोई भी हाँ, कोई भी आपको उस पे किया हुआ है तो आप उसी को बढ़ाइए। सिर्फ उसका तो कहना यही था ना, क्वेश्चन भी वो गलत नहीं कह रहा था कि आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया है, वो इतना ही तो कह रहा था वो। और तो
आपको मैंने लिटरेचर रिव्यू काफी भेज दिया है, सबका आप प्रिंट लीजिए और एक दिन मेरे पास पहुंचाइए, फिर मैं श्योर हो जाऊंगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है ना। हाँ नहीं, मैं इसको प्रिंट करके इसको स्टडी कर रहा हूँ सर, है ना। हाँ, और फिर रेफरेंसेस देखिए दिया हुआ है इसने, काफी रेफरेंसेस दिया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया नहीं कि ये रेफरेंसेस आपको जितना ज्यादा आप रख सकते हैं आप उतना ज्यादा रेफरेंसेस रखिए आप अपने। तो ये बताएं सर, लिटरेचर रिव्यू में जो है वो कैसे करना है, मतलब वो मैंने प्रिंट कर लिया वो सारे प्रिंट्स, मतलब आपने जो मुझे पेपर दिए रिसर्च उसका पेपर जो एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना, जो पेपर दिया हुआ है, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उस एब्स्ट्रैक्ट का जो है आप 2-4 लाइन नाम देके और 2-4 लाइन लिख दीजिए। अच्छा, उसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। हाँ, उसी को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है विलियम लूग, है ना, 2008, ये नाम दे दीजिए और उसके 2-4 लाइन उसके जो है एब्स्ट्रैक्ट का आप लिख दीजिए। बात आनी समझ में। तो उसका एब्स्ट्रैक्ट का 2-4 लाइन लिख दीजिए, इसी को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू बढ़िया से कर लीजिए और फिर कल फिर मैं मीटिंग करता हूं, उसमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से आपको डिस्कस करूंगा। एएचपी ही आपको डिस्कस करूंगा, एएचपी ही आपको डिस्कस करूंगा, तो आपको ठीक रहेगा। नहीं तो फजी एएचपी ले लीजिए, फजी डाटा एनालिसिस ले लीजिए, कोई एक मेथोडोलॉजी ले लीजिए, रोबस्ट मेथोडोलॉजी। फजी एएचपी ले लीजिए, कोई एक मेथोडोलॉजी ले लीजिए, तो आपको बेटर होगा। बात आई नहीं समझ में। ठीक है ना। तो आप उसको ले लीजिए, तो फिर जो है आपको बेटर होगा। तो ठीक है, फिर अब खत्म करते हैं मीटिंग, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। नमस्कार।